राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। दिल की बातें। यक्षित वन्य के आंसू साफ करके अपने हाथ माथे को उसके माथे से छोड़ते हुए अपनी आव, आवाज़ में धीरे से बोला, वाइफी, अगर तुम्हें और बेबी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। आई एम सॉरी वाइफी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर यकीन ना करके और तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दोबारा से ये गलती कभी नहीं करूँगा। वन्या अपनी आंखों में आंसू लिए यक्षित की तरफ देखकर बोली, आपको पता है जब वो औरत मेरे बच्चे को मारने की बात कर रही थी तो मैं कितना डर गई थी। उस वक्त मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। यक्षित उसकी आंसू साफ करते हुए उसे अपने सीने से लगाते हुए सामने की तरफ अपनी गुस्से से लाल आंखों को देखते हुए बोला, उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उन्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि दोबारा वो हमारी फैमिली की तरफ आंख उठाकर देखने के लिए भी 100 बार सोचेंगी। यक्षित वन्या के गालों पर प्यार से किस करते बोला, भाई चलो कुछ खा लो। मुझे पता है तुमने नीचे ठीक से डिनर नहीं किया था। वन्या ने ठीक से खाना नहीं खाया था क्योंकि वह यक्षित से नाराज़ थी और खाने के जरिए वह अपनी नाराज़गी दिखा रही थी। वन्या यक्षित की तरफ देखते बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है। यक्षित देख पा रहा था कि वन्या अभी भी स्माइल नहीं करी है। वह वन्या के दोनों कंधे पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, ठीक है तुम्हें भूख नहीं है, पर मेरी छोटी सी प्रिंसेस को तो भूख होगी ना। वन्या यक्षित की तरफ नाराज़गी से देखते हुए बोली, आपको आपके प्रिंसेस की पड़ी है, वाइफी ठीक रहे या नाराज़ रहे, इससे आपको क्या। ये बोलकर वह वहाँ से उठकर जाने लगी। यक्षित स्माइल करके वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। वन्या यक्षित के सीने पर अपना सिर टिकाते हुए नाराज़गी से यक्षित को ही देख रही थी। यक्षित वन्या के पेट पर हाथ रखते बोला, बेबी, आपकी मम्मा आपसे और आपके डैडी से नाराज़ हो गई हैं बेटा। वन्या यक्षित की तरफ नाराज़गी से देखते हुए बोली, मेरी छोटी सी जान को लपेटे में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंसेस बच्चा, आप डैडी की बातों से ध्यान मत दो। मम्मा सिर्फ आपके डैडी से नाराज़ हैं, आपसे नहीं, ओके। ये बोलकर वह अपने पेट के चारों तरफ अपने हाथों को लपेट देती है। अब वन्या की प्रेगनेंसी का ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए थे और उसका बेबी बम भी नज़र आ रहा था। यक्षित इंटरकॉम पर वन्या के लिए डिनर ऑर्डर करता है। वन्या यक्षित की तरफ देखते बोली, यक्षित, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। जब खाने का मन होता है तब तो आप खाने की परमिशन नहीं देते, और अब जब मन नहीं है तो ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यक्षित वन्या के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूमते बोला, वाइफी, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें भूख लगी है, पर तुम जानबूझकर खाना नहीं चाहती हो। वन्या, मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। वन्या यक्षित की तरफ देखते बोली, यक्षित, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, पर अगर आपने दोबारा अपनी गलती दोहराई ना तो मैं अपने बच्चे के साथ आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। फिर देखती हूँ आप हम तीनों को कैसे मनाते हैं। यक्षित वन्या की बातें सुनकर स्माइल करते बोला, अच्छा बाबा ठीक है, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं सिचुएशन कभी नहीं आने की। वन्या अपने पेट पर हाथ रखते बोली, यक्षित, मैं बस अपने माइंड को उस इंसिडेंट से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे अभी भी ये सोचकर डर लग रहा है कि मेरी बेबी को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। उसने इतना ही कहा था कि यक्षित ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसकी तरफ देखते हुए नाम में सिर हिलाते हुए बोला, ये बात दोबारा मत कहना, क्योंकि मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें वेद और हमारी नन्ही सी जान को कुछ भी हो जाए। ये बोलकर वह वन्या के माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। वन्या देख पा रही थी कि यक्षित की आंखों में उसे खोने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। वन्या भी समझती थी कि यक्षित के लिए ये एक्सपेक्ट करना आसान नहीं रहा होगा कि उसकी प्रिंसेस युविका जिंदा है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी युविका और मॉम को मरते हुए देखा था। वन्या यक्षित के सीने पर लगकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, अगर युविका जिंदा तो कहीं मॉम को भी तो मिसेस त्रिशा ने कैद करके नहीं रखा। यक्षित वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोला, नहीं भाभी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। मैंने पता लगवा लिया उस दिन मॉम की डेथ हुई थी। बस युविका थोड़ी देर के लिए मॉम से दूर हुई थी और मिसेस त्रिशा ने किसी तरह लड़की को युविका की जगह मौत के धकेल दिया था। जैसे ही मॉम से युविका थोड़ी देर के लिए दूर हुई थी तो त्रिशा ने किसी दूसरी लड़की को
युविका की जगह मौत के मुंह में धकेल दिया। पर जब बाद में उन्हें पता चला कि युविका नहीं कोई और थी तो उन्होंने बड़ी सफाई से युविका को कैद कर लिया। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मिसेस त्रिशा ने इतने सालों तक युविका को कैद करके रखा था, क्या आपको उन पर कभी शक नहीं हुआ? यक्षित वन्या की तरफ एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वाइफी, जिस दिन मॉम और युविका का मर्डर हुआ था वो दिन हम सबकी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था। हम सब पूरी तरह से टूट चुके थे। मैंने किसी तरह दादाजी, पापा और युवान को संभाला था। उनके जाने के गम में हम सब इतने डूब गए थे कि इस बात का ध्यान ही रहा कि हमारी प्रिंसेस मरी नहीं है। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, और इसी बात का फ़ायदा उस शातिर औरत ने उठाया। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वो औरत इतनी भी शातिर नहीं है। यक्षित राय सिंघानिया की नज़रों से इतने सालों तक बच पाए। उसके पीछे जरूर कोई है जो इतने सालों तक मिसेस त्रिशा को साथ दे रहा है, वरना मेरी टीम का उन तक पहुंचने में इतना वक्त नहीं लगता। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोली, पर कहीं ना कहीं दिल यही मानता है कि मेरी प्रिंसेस युविका जिंदा है और बहुत मुसीबत में है, पर दिमाग इस बात को हमेशा नकारता था। इसके पीछे रीज़न भी था। मैंने युविका के जिंदा होने की उम्मीद लेकर इस बारे में पता लगवाने की बहुत कोशिश की थी, पर कोई सबूत हाथ नहीं लगाता। वाइफी, तुम अब तक तो मुझे इतना समझ ही चुके होगी कि मैं दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनता हूँ, और फिर मैं उन सालों के दर्द को दोबारा कुरेदना भी नहीं चाहता था, इसलिए अनजाने में ही सही पर मैंने अपनी जान को ही हर्ट कर दिया। वन्या यक्षित की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। यक्षित ने अपने होठों को वन्या की बंद पलकों पर रखकर उसे चूम लिया और उसके हाथों पर अपने हाथों से लेकर उन्हें भी प्यार से चूमते हुए बोला, वाइफी, आज मैं तुम्हें एक बार फिर से दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज तुम्हारी वजह से हमारी प्रिंसेस युविका हम सबके बीच में और बिल्कुल सेफ है। वैसे एक बात मैं हमेशा तुमसे कहना चाहता था, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है। वन्या अपनी टिमटिमाती आँखों से यक्षित को ही देख रही थी। यक्षित उसकी आंखों में देखते बोला, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना किसी मैजिक की तरह था। तुम्हें पता है, मेरे वेद को एक माँ के प्यार की सख्त ज़रूरत थी, पर मुझे ये भी पता था कि उसे इतनी आसानी से माँ का प्यार नहीं मिलने वाला था। कुछ वक्त बाद मैंने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी अब मेरा वेद दोबारा स्माइल करेगा, पर फिर एक दिन तुम मेरी लाइफ में आई और मैंने शादी कर ली। पर उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे रैंडमली किया डिसीज़न मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन बन जाएगा। तुमने ये अपना प्यार भी तुम्हें मैं अपना प्यार भी पालूंगा और मेरे वेद की मम्मा भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम हमारे बेटे की खोई हुई स्माइल वापस ले आई वाइफी। उसे फिर से हंसना खेलना सिखाया। तुम्हें पता है, अब वेद अपने डैडी से ज़्यादा अपनी मम्मा से प्यार करता है। यक्षित की बातें सुनकर वन्या के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरे और डैड के सालों का खटास पड़ गई रिश्ते में एक मिठास घुल गई है। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और वो सबसे फिर से घुल मिलकर रहने लगे हैं। तुमने पूरी सिंघानिया फैमिली को बिल्कुल मेरी मॉम की तरह ही संभाल लिया। वाइफी, मैं बता नहीं सकता कि तुम मेरे लिए क्या हो। अब मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को इमेजिन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बस इतना कहना चाहूँगा कि यक्षित राय सिंघानिया तुम्हारे बिना अधूरा है। आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। ये बोलकर यक्षित वन्या के दोनों हाथों को भारी भारी से चूम लेता है और वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में नमी लाए बोली, वन्या भी आपके बिना अधूरी है यक्षित, और वो भी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। आई लव यू यक्षित, आई लव यू सो मच। यक्षित वन्या को हक करते हुए उसके पेट के सहलाते हुए बोला, वाइफी, उस दिन हम दोनों अचानक से एक दूसरे की ज़िंदगी में आए थे और आज देखो हम दोनों के प्यार की निशानी तुम्हारे पेट में पल रही है। वाइफी, मुझे हमारी नन्ही सी जान का बेसब्री से इंतज़ार है। ये बोलकर वह नीचे झुककर वन्या के पेट को बहुत ही प्यार से चूम लेता है। वन्या स्माइल करते हुए यक्षित के बालों पर प्यार से हाथ फेरने लगी। यक्षित अपनी नन्ही सी जान से बातें करते हुए बोला, बेबी, डैडी आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप जल्दी से आना, ओके? फिर डैडी आपको और आपके बिग ब्रदर को आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे और आप दोनों को घुमाने भी ले जाएंगे बेटा। यक्षित की बातें सुनकर वन्या हंसते हुए बोली, यक्षित, आपके लालच देने से हमारी छोटी सी जान
मम्मा की टम्मी से जल्दी बाहर नहीं आ जाएगी? यक्षित वन्या को हक के बोला, आई नो वाइफी, मैं तो बस इस कोशिश में था कि मेरी भी प्रिंसेस बिल्कुल अपने डैड की बात माने, इसलिए तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी ना। वन्या यक्षित की तरफ घुटने लगी, फिर अपने पेट की तरफ हाथ फेरते बोली, वैसे यक्षित, मुझे भी अपनी बेबी प्रिंसेस के आने का बेसब्री से इंतजार है। यक्षित वन्या को हाँ करते बोला, हम सबको बेबी प्रिंसेस के आने का एक्साइटमेंट है वाइफी। तभी डिनर की ट्रॉली उनके कमरे में आ गई। यक्षित ने वन्या को भी ब्रेकफास्ट सर्व किया। उससे पहले कि यक्षित उसे अपने हाथों से खिलाता, वन्या खुद भी शुरू हो गई क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। शायद वो डिनर था या ब्रेकफास्ट था। यक्षित वन्या की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोला, वाइफी अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें भूख नहीं है। वन्या खाते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोली, वो तो मैं आपसे नाराज़ थी इसलिए, वरना मुझे और बेबी को तो बहुत जोरों की भूख लगी है। यक्षित वन्या का हाथ पकड़ उसे रोक लेता और उसे अपने हाथों से खिलाते बोला, युवान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से खाओ, खाना कहीं भाग नहीं रहा है। यक्षित की बातें सुनकर वन्या का मुंह बन जाता है और वह आराम आराम से खाने लगी। थोड़ी देर बाद वन्या का पेट भर जाता है और यक्षित उसे थोड़ी देर तक रूम में टहलने के लिए बोलता है क्योंकि ये वन्या के लिए ज़रूरी था। वन्या को सोने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए पहले तो वह ना नुकुर करती है, पर यक्षित के समझाने पर मान जाती है और वहीं कमरे में ही टहलने लगती है। यक्षित सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स चेक कर रहा था। वहीं वन्या टहलते हुए यक्षित को ही घूर रही थी। यक्षित अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, मुझे घूरने से कुछ नहीं होने वाला वाइफी, चुपचाप अपना काम करो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, इस आदमी की चार आंखें क्या, जो चारों तरफ एक साथ देखता रहता है। यक्षित लैपटॉप पर काम करते हुए ही बोला, मेरी दो आंखें चार आंखें बराबर है वाइफी। ये सुनकर वन्या चुपचाप टहलने लगती है। थोड़ी देर बाद यक्षित वन्या को लेकर बेड पर आ जाता है और उसे आराम से बेड पर वेद के बगल में लिटा देता है। उसने वन्या और वेद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर लिया और वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। थकावट की वजह से वन्या जल्द ही नींद के आगोश में चली गई। यक्षित वन्या के माथे पर चूमकर वेद के माथे को भी प्यार से चूम लेता, फिर सोती हुई वन्या के बालों को ऊपर से सहलाते हुए अपने मन में बोला, आई एम सॉरी वाइफी। फिर वन्या के पेट पर प्यार से हाथ फेरते बोला, आई एम सॉरी बच्चा, आज डैडी की लापरवाही की वजह से आपकी और मम्मा की जान खतरे में आ गई थी, पर डैडी प्रॉमिस करते हैं अब वो आप दोनों को पूरा ध्यान रखेंगे। अब आप सो जाइए। यक्षित वन्या और वेद को हक करते हुए लेट गया और थोड़ी ही देर में वो नींद के आगोश में चला गया। वहीं दूसरी तरफ मिसेस त्रिशा का यक्षित के दूसरे विला में रखा गया था। उनकी रातों की नींद तो पूरी तरह से उड़ चुकी थी, बस वो किसी तरह से वहाँ से छूटकर भागना चाहती थी, पर यक्षित के चुंगल से छूटकर भागना आसान तो नहीं था। अब तो मिसेस त्रिशा यक्षित की मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती थी, भागना तो दूर की बात है। अब उन्हें अपने सारे कर्मों के हिसाब यक्षित को देना था, क्योंकि यक्षित तो अब बहुत उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वैसे भी अपने मॉम और बहन के कातिल को ढूंढने में सालों का वक्त लग गया था। अब जाकर उसकी टीम को कामयाबी मिली थी। यक्षित ने भी ये नहीं सोचा था कि इन सब के पीछे उसकी सो कॉल्ड चाची होगी। मिसेस त्रिशा एक लालची और चालाक औरत है, ये बात तो यक्षित को पता था, पर वो इतनी ज़्यादा गिरी हुई है या हो सकती है इस बात का उसे अंदाज़ा नहीं था। पर उसने ये सब क्यों किया, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकती थी। यक्षित भी जानना चाहता था कि आखिर उसकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी हो गई थी जो उन्हें ये सब करना पड़ा था। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट वेट अ मिनट। चैतन्य दादाजी का गुस्सा। रजावत पैलेस। अनय और दृष्टि का कमरा। दृष्टि बेड पर लेटी हुई थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनय एक इम्पॉर्टेंट कॉल अटेंड करके बेड की तरफ आया तो उसकी निगाहें दृष्टि की तरफ गई, जो कुछ सोचने में बिजी थी। अनय को अपना फ़ोन साइड में रखा और दृष्टि के बगल में लेटकर उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, क्या सोच रही है वाइफी? अनय की आवाज़ सुनकर दृष्टि अपने खालों से बाहर आई और उसने एक नज़र अनय को देखा और उसके पास सरक कर उसके सीने पर अपना सर टिका दिया।
अनय उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके सिर पर किस कर लेता है। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, अनय, आज मुझे अनिल अंकल, दादाजी और युवान की हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। वह दृष्टि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी, युविका सिंघानिया फैमिली की लिटिल प्रिंसेस है और सब में उसकी जान बसती है। वैसे ऐसे में उसका अचानक से उसकी ज़िंदगी में जाना किसी मेजर ट्रामा से कम नहीं था। उस वक्त सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। यक्षित भी पूरी तरह टूट गया था, पर अपनी फैमिली के लिए उसने खुद को मजबूत कर लिया। यक्षित एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है। तुम्हें पता है, जब मालविका आंटी को युविका की मौत की खबर आई थी जब मालविका आंटी और युविका की मौत की खबर आई थी तो अनिल अंकल जी ने इसकी जिम्मेदार यक्षित को ठहराया था। दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनय की तरफ देख रही थी और उसने सारा किस्सा जो है वो उसको दृष्टि को बताया। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, अनय, इतनी प्यारी सी फैमिली को तोड़ने के लिए सोच भी कैसे सकता है। युविका कितनी प्यारी सी है। क्या उस इंसान के दिल में एक बार भी नहीं आया कि वह युविका को वापस उसकी फैमिली को सौंप दे। अनय दृष्टि को समझाते बोला, वाइफी, यक्षित का बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। सब यक्षित सिंघानिया फैमिली के रुतबे और पहुंच से बहुत चलते हैं। सक्सेस में इस मुकाम तक सक्सेस के इस मुकाम पर चढ़ते चढ़ते यक्षित ने अपने कई सारे दुश्मन बना लिए। ऐसे में ये किसका काम हो सकता है, ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। पर यक्षित का मानना है कि ये उसके किसी करीबी का काम हो सकता है, क्योंकि किसी बाहर वाले को उनकी लाइफ में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलना पाना इतना आसान नहीं था। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, अनय, यक्षित जीजू तो वन्या को बचाने के लिए गए थे ना। आई थिंक उन्हें उस गुनहगार का भी पकड़ लिया होगा। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, यक्षित ने बताया वो गुनहगार अब यक्षित के चुंगल में है, पर वो गुनहगार कौन है ये बात अब तक यक्षित, तेजस और उसकी ब्लैक जगुआर स्क्वाड के अलावा और कोई नहीं जानता। कल सबकी आंखें फटने वाली थी, क्योंकि वे अब उन एक्सपेक्टेड चेहरे को देखने वाले थे। इससे पहले दृष्टि और कुछ पूछने अनय उसे रोकते बोला, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। दृष्टि ना में सिर हिलाते बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। अनय दृष्टि की शरारत भरी निगाहों को देखते लगा। वहीं दृष्टि भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अनय की शैतानी दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इससे पहले कि दृष्टि कुछ सोच पाती, अनय उसे अपने ऊपर कर लेता और उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, वाइफी, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, क्यों ना हम। इतना कह वह दृष्टि की तरफ एक आई विंक करता है और दृष्टि की कुर्ती के अंदर हाथ डालने लगता है। अनय दृष्टि के खुली कमर को सहलाने लगा, जिससे दृष्टि की हालत खराब होने लगी। ये देखकर अनय के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई। अनय का नेचर ही ऐसा था, वह अपनी वाइफी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता था। दृष्टि कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है तो अनय उसे अपनी नीचे पलट लेता और खुद उसके ऊपर आ जाता है। दृष्टि को किस करने के लिए वह अपने होठों की तरफ झुकने लगा, पर वह दृष्टि को परेशान करने के लिए उसके होठों के पास ही रुक गया। अनय की गर्म सांसें दृष्टि के अपने चेहरे पर फील कर रही थी। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, अनय, आपको हर वक्त यही सोचता है। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, तुम मुझे चैलेंज करियो। अनय उसे छोटी आंखों से घूरते बोला, वाइफी, शैतानी नहीं, चलो मेरे पास आओ। दृष्टि हंसते बोली, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं आपके पास आऊँ। ये बोलकर वह अनय से दूर भागने लगी। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, तो मुझे चैलेंज करियो। दृष्टि थोड़ी देर रुककर हंसते हुए सोच कर बोली, हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तो फिर मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कितनी देर तक बच पाती हो। ये बोलकर वह दृष्टि की तरफ कदम बढ़ाने लगा। दृष्टि का पूरा फोकस तो बेडरूम के दरवाजे पर था। इसी के सारे उसने अनय को ये खतरनाक चैलेंज दे दिया था। अब कैसे भी करके उसे इस दरवाजे को पार करना था, ताकि वह अनय के खतरनाक इरादों से बच जाए। यही सोचकर वह दरवाजे की तरफ भागने लगी, पर यह क्या, इससे पहले कि वह दरवाजे पर पहुंचती, अनय पहले ही लंबे लंबे कदम बढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंचकर उसे लॉक कर देता है और दृष्टि की तरफ विनिंग स्माइल पास करता है। इसी के तहत दृष्टि की आखिरी
उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि अब वह ज़्यादा देर तक अनय से बच नहीं पाएगी। और हुआ भी ऐसे ही। दृष्टि जब अनय से बचते हुए बेड के पास आई, अनय भी उसके बेहद करीब आ गया और पीछे हटते हुए बेड पर गिर गई। अनय भी डेविल स्माइल करते हुए दृष्टि के ऊपर आ गया। दृष्टि उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। अनय उसे अपनी बाहों में समेटे हुए बोला, अच्छा तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं? दृष्टि अनय के सीने में अपना चेहरा घुसाते हुए बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है। अनय उसे अपनी बाहों में कसते बोला, पर अभी तो तुम कह रही थी ना तुम्हें नींद नहीं आ रही है। दृष्टि तब नींद नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ये बोलकर वह अनय के सीने में अपना चेहरा निकालती है और उसके होठों को आहिस्ते से चुमकर दोबारा उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। अनय अपनी वाइफी को देखता ही रह गया। वह स्माइल करते हुए दृष्टि के सिर पर प्यार से किस करता है और उसके बालों की खुशबू लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह वेदा युविका के अलावा घर के बाकी सब उठ चुके थे। डॉक्टर ने कहा था कि जिस कंडीशन में युविका बाहर आई है उसे प्रॉपर डाइट और रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए सौम्या जी ने उसका और वेद का ध्यान रखने का कहकर बाकी सब वहाँ पर जाने लगे जहाँ युविका और मालविका जी के गुनहगार को रखा गया था। यक्षित वन्या को ले आना नहीं चाहता था, पर वन्या ने जाने की जिद की तो वो मिसेस त्रिशा की आंखों में वो डर देखना चाहती थी जो डर उसकी आंखों में थी सब जब उसके सामने उसकी छोटी सी जान को मारने की बात हो रही थी। थोड़ी ही देर में सिंघानिया की कार यक्षित के दूसरे विला के बाहर आकर खड़ी हो गई। वे सब उस कमरे की तरफ चले गए जहाँ त्रिशा जी को रखा गया था। चैतन्य दादाजी, अनिल जी और युवान ने जब त्रिशा जी का चेहरा देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर आने को गई। चैतन्य दादाजी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, यक्षित, क्या ये हमारी बहू को जान से मारने और हमारी पोती युविका को चोट पहुंचाने के पीछे इस औरत का हाथ था? यक्षित ने अपनी जलती हुई निगाहों से मिसेस त्रिशा की तरफ देखते हुए हाँ कहा। यह सुनकर दादाजी का खून खौल उठा। दादाजी त्रिशा की तरफ घिन भरी निगाहों से देखते हुए तेजस से ऑर्डरिंग टोन में बोले, इसे रस्सियों से आज़ाद करो। चैतन्य दादाजी का गुस्से से भरा चेहरा मिसेस त्रिशा को डर से कपाने के लिए काफ़ी था। चैतन्य दादाजी पहले से उन्हें पसंद नहीं करते थे। वे त्रिशा और अभिमन्यु जी की शादी से सख्त खिलाफ थे, पर फिर भी अभिमन्यु जी के अपने डैड के खिलाफ जाकर उनसे शादी की थी, जिसका खामियाजा वो अब भुगत रहे थे। तभी वहाँ पर अभिमन्यु जी भी हाजिर हो जाते हैं। चैतन्य जी और अनिल जी का गुस्से में उन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। चैतन्य जी अभिमन्यु जी की तरफ गुस्से में देखते बोले, बहुत सही वक्त पर आए हो तुम। फिर वे त्रिशा की तरफ देखकर तंज कसते हुए बोले, अनिल बेटा, हमारी बहू और पोती का गुनहगार तो घर में ही छिपा बैठा था और हम उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। चैतन्य दादाजी अभिमन्यु जी के पास जाकर उसके गालों में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसका उसका चेहरा एक तरफ हो गया। उनकी थप्पड़ की गूंज पूरे कमरे में गूंज रही थी। चैतन्य दादाजी अभिमन्यु जी की तरफ गुस्से से दांत पीसते बोले, हमने कहा था तुमसे कि इस 2 टके की लड़की को हमारे घर की बहू मत बनाओ, पर नहीं, तुम्हें तो इसके सामने अपना बाप दिखा ही नहीं। ये बोलकर एक और जोरदार थप्पड़ उनके दूसरे गाल पे जड़ देते हैं। अभिमन्यु जी की आंखें आज शर्म से नीचे हो चुकी थी। उनकी वाइफ ने आज उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ा था। मिसेस त्रिशा की करतूतों की वजह से आज अभिमन्यु जी आज किसी की आंख मिला नहीं पा रहे थे। सॉरी एंड एक्सक्यूज मी, वो अभिमन्यु जी आंख नहीं मिला पा रहे थे। चैतन्य दादाजी अपनी खतरनाक औरा के साथ त्रिशा जी के सामने गए और उनका मन तो कर रहा था कि वो उसकी जान ही ले ले। उन्होंने उन्हें सर्द आंखों से घूरा और एक जोरदार थप्पड़ त्रिशा के गालों पर जड़ दिया। ये थप्पड़ अभिमन्यु जी को मारे थप्पड़ से भी काफ़ी तेज था। चैतन्य जी मिसेस के त्रिशा की तरफ गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला लड़की? हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे बेटे और हमारे परिवार से दूर रहो, तुमने अपनी औकात दिखाई दी। तुमने हमारी बहू की जान ले ली, हमारी पोती को हमसे कई सालों तक दूर रखा, उसे बहुत परेशान किया, बहुत चोटें पहुंचाई। ये सब करके तुम्हें क्या मिला? इस बार त्रिशा जी चैतन्य जी की आंखों में देखते हुए बोली, सुकून, सुकून मिला मुझे, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। आपने हमेशा मालविका भाभी को अपना प्यार दिया और उन्हें बड़ी बहू का
दर्जा भी दिया, पर आपने मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। त्रिशा ने इतना कहा ही था कि एक और जोरदार थप्पड़ उसके गले पर जा कपड़ा। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि अभिमन्यु जी ने उन्हें मारा था। अभिमन्यु जी त्रिशा की तरफ गुस्से से आग उगलती आंखों से देखते बोले, अगर ये थप्पड़ मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। चैतन्य जी अभिमन्यु जी की तरफ गुस्से से आग उगलते बोले, अभिमन्यु, तुम्हारे पत्नी ने गुनाह माफी के काबिल नहीं है, इसलिए मेरा पोता उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर देगा और हम उसे बिल्कुल नहीं रोकने वाले। सच कहे तो हम खुद उन्हें उस दर्द से तड़पते हुए देखना चाहते हैं जिस दर्द से हम सालों पहले गुजरे थे। चैतन्य जी अभिमन्यु जी की तरफ गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी ने गुनाहों में तुम्हारा भी बराबरी का हिस्सेदारी है। तुम यह बात पहले से जानते थे कि हमारी मालविका बहू और पोती के मरने की कोशिश के पीछे तुम्हारी पत्नी का हाथ है, पर फिर भी तुम चुप रहे। तुम्हें वो दिन तो याद ही होगा ना, जब तुम इस चरित्रहीन औरत के लिए अपनी माँ जैसी भाभी पर उंगली उठाई थी, सिर्फ और सिर्फ इस औरत के भड़काने पर। ये सुनकर अभिमन्यु जी का चेहरा शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि उस दिन वो चाहकर भी नहीं भूल सकते थे जब त्रिशा के झांसे में आकर उन्होंने मालवी जी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। उस दिन अनिल जी ने अभिमन्यु जी को मार मार कर अधमरा कर दिया था। अगर चैतन्य जी बीच में ना आते तो अभिमन्यु जी की जान ही ले लेते। आज उन सब चीज़ों को याद करके अभिमन्यु जी बहुत पछता रहे थे। काश उन्होंने अपने डैड की बात मानी होती तो आज वे इस हंसती खेलती प्यारी सी फैमिली का हिस्सा होते। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ गुनाहों की सज़ा। मैं रिकैप छोड़ रही हूँ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि चैतन्य दादाजी और उन्हें वार्न ना किया हो, पर त्रिशा जी का जादू उस वक्त उन पर चढ़ा हुआ था, इसलिए उनके सामने उन्हें अपने पिता और बड़े भाई नज़र नहीं आए। हालांकि मालविका जी और युविका को मारने वाली बात भी अभिमन्यु जी को कुछ समय पहले ही पता चली थी। वो भी बहुत हैरान थे कि उनकी बीवी इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। अनिल जी का गुस्सा और आज अभिमन्यु जी और त्रिशा पर फूट पड़ा। उन्होंने भी त्रिशा के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, ये मेरे छोटे भाई को अपने ही परिवार के खिलाफ करने के लिए। फिर वे उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते बोले, ये मेरी मालविका की जान लेने के लिए। उन्हें आखिरी थप्पड़ मारते हुए जोर से मारा। उनकी 5 उंगलियों के निशान त्रिशा गालों पर छप गए। वो इन थप्पड़ों की पूरी हकदार थी। ये कहते ही ना कि भगवान बुरे कर्मों के हिसाब इसी जन्म में देता है। त्रिशा के साथ आज यही हो रहा था। आज उसके पापों का घड़ा भर चुका था। अनिल जी ने उन्हें तीसरा और करारा थप्पड़ मारते हुए कहा, ये मेरी युविका की जान लेने की कोशिश और इतने सालों तक उसे अपनी कैद में रखने के लिए, उसे चोट पहुंचाने के लिए। त्रिशा के गाल उनके हाथ पर रखे हुए थे। अब वो त्रिशा के गाल उसके हाथों पर रखे हुए थे। अब वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसका बचना नामुमकिन है। अनिल जी उसकी तरफ देखकर गुस्से से चीखते बोले, एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, जबकि तुम खुद 2 बच्चों की माँ हो। सच कहूँ तो तुम माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। माँ क्या होती है औरत कहलाते के लायक नहीं हो। माँ क्या तुम औरत भी कहलाने के लायक नहीं हो। बहुत दर्द दे दिया तुमने मेरे परिवार को, पर और नहीं। वन्या और युवान भी त्रिशा को आग उगलती आंखों से देख रहे थे। वन्या त्रिशा के सामने आ गई और उसकी तरफ गुस्से से देखते बोली, दादाजी, पापा, ये औरत हमारे घर में आने वाले नन्हे चिराग को भी मार देना चाहती थी। अगर यक्षित वक्त पर नहीं आते तो ये ऐसा ही कर भी देती। अनिल जी वन्या को साइड से पकड़ते बोले, बेटा, अगर तुम्हें या तुम्हारे नन्हे से बेबी को वो कुछ हो जाता ना तो मैं खुद इसे अपने हाथों से मार डालता। अनिल जी ने के टोन में त्रिशा के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी। युवान ने एक नज़र त्रिशा की तरफ देखा और अनिल जी की तरफ देखते हुए कहा, डैड, मैं आप सबसे पहले ही कहता था ना कि जरूर इस औरत में कुछ गड़बड़ है। युवान सही कह रहा था। उसने पहले ही कहा था कि उसे त्रिशा में अच्छी वाइब नहीं आती। मैं उस वक्त वह बच्चा ही था और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि त्रिशा इतनी बड़ी खिलाड़ी निकलेगी। यक्षित त्रिशा के सामने आ गया। यक्षित का कोल्ड और खतरनाक औरा देखकर त्रिशा के पसीने छूटने लगे, पर आज उसे पूरी सिंघानिया को फेस करना ही था।
यक्षित अपनी कोल्ड मगर खतरनाक टोन में बोला, क्यों किया आपने ऐसा? त्रिशा का सिर झुका ही रहा। यक्षित अपनी तेज और खड़क आवाज में जोर से बोला, मैंने पूछा क्यों किया आपने ऐसा? यक्षित की तेज आवाज सुनकर त्रिशा डर से थरथराने लगी और अपने खुद को संभाला और यक्षित की तरफ देखते बोली, क्योंकि मुझे पैसों की भूख थी, इसलिए मैंने ये सब किया। अभिमन्यु से शादी करने के पीछे भी मेरा यही मकसद था। मैं उनसे यही बल्कि अपनी दौलत से प्यार करती थी, उनसे नहीं करती थी। यक्षित त्रिशा की तरफ गुस्से से देखते बोला, मगर दादाजी ने तो आपके पति के कहने पर पापा और उनके प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया था ना? फिर? त्रिशा बोली, मैंने देखा कि तुम्हारे मॉम मालविका को अभिमन्यु के डैड ने बहू का दर्जा दिया और उसे सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, पर उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और मुझे अपनी बहू मानने तो दूर की बात है। मैंने देखा कि मालविका जी को सारी खुशियाँ मिली हैं जिनके मैं सिर्फ सपने ही देखती रह गई। एक हंसता खेलता परिवार, तुम्हारे जैसा बेटा जो शहर का सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन है। मालविका की छोरी हर तरफ से भरी हुई थी। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं किस तरह अभिमन्यु और तुम्हारी फैमिली में फूट डालना चाहती थी और उसमें कामयाब भी हो गई। सभी गुस्से से जलती आंखों से त्रिशा की बातें सुन रहे थे। त्रिशा बोली, अभिमन्यु को तो तुम सबके खिलाफ किया, फिर धीरे धीरे मैंने तुम सबको मारने का प्लान भी बनाया, पर हर बार नाकामयाब रही। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फैमिली की जान मालविका और युविका को ही सबसे दूर कर दें। इससे पूरी फैमिली अपने आप ही टूट जाएगी। मैंने दोनों का मर्डर इस तरह से प्लान किया जिससे उसकी मौत का सारा इल्ज़ाम तुम्हारे डैड इमोशनल होकर तुम पर डाल दें। हुआ भी ऐसा ही, पर मुझसे एक गलती हो गई। जिस लड़की को युविका समझकर मैंने मरवाया था वो युविका थी ही नहीं। त्रिशा फिर आगे बोली, युविका ने यह देख लिया था कि मैंने उसकी मॉम को मारने की कोशिश की है, पर इससे पहले कि वो आप सब तक पहुंच पाती मैंने उसे कैद कर लिया। यक्षित अपनी जलती आंखों से त्रिशा की तरफ देखकर दांत पीसते बोला, फिर आपने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो अपनी याददाश्त भी भूल जाए? उस पर तरह तरह के मेडिसिन और इंजेक्शन का इस्तेमाल किया ताकि युविका अपनी याददाश्त खो दे और आप उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सके? त्रिशा ने अपना सिर झुका लिया क्योंकि यक्षित की एक एक बात सच थी। यक्षित त्रिशा की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, मिसेस त्रिशा, अब आपका खेल खत्म होता है, पर आप टेंशन मत लीजिए। इतना अच्छी प्लानिंग, इतना अच्छा खेलना, इतनी मेहनत के लिए आपको आपका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। आपको पता है आप अभी तक हम सबके सामने जिंदा क्यों खड़ी हैं? त्रिशा सवालिया नज़रों से यक्षित की तरफ देखने लगी। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे पता है इतना बड़ा गेम प्लान करना आपके बस की बात नहीं है। मैं आपके बस सो कॉल्ड पार्टनर तक पहुंचना चाहता हूँ जिसके साथ मिलकर आपने इतना बड़ा खेल खेला है। यह सुनकर त्रिशा का चेहरा पीला पड़ने लगा। यक्षित अपनी खतरनाक निगाहों से त्रिशा की तरफ देखते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस इतने सालों तक रोज तड़ती रही, अब बारी आपकी है। अब आपकी हालत भी ऐसी होने वाली है, इसलिए बी रेडी। यक्षित ने उसे वार्निंग लुक देते हुए कहा तो त्रिशा डरकर अभिमन्यु जी की तरफ देखते हुए बोली, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं, बचाइए मुझे। अभिमन्यु जी त्रिशा की तरफ घिन भरी निगाहों से देखते हुए बोले, त्रिशा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि अब तुम अपने इस शातिर दिमाग को आराम दे दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यक्षित की नज़रों से ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाओगी। इस वक्त त्रिशा की हालत बेहद खराब लग रही थी। यक्षित त्रिशा की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, बताइए किसके साथ मिलकर आपने एक गंदा खेल खेला है? त्रिशा अपने चेहरे पर पसीने पहुँचते बोली, वो मैं नहीं बता सकती। ये सुनकर यक्षित की मुठ्ठियाँ भींच गई। वह त्रिशा की तरफ गुस्से से घूरते बोला, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत वक्त है, पर बहुत जल्द आप अपना मुंह खोलेंगी, ये बात याद रखना। यक्षित अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता, फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। यक्षित वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोला, वाइफी तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वन्या यक्षित का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, पर आप कहाँ जा रहे हैं? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, बस कुछ लोगों को उनके किए का इनाम देने जा रहा हूँ। वन्या समझ गई कि यक्षित किसकी बात कर रहा है। वन्या उसकी तरफ देखते बोली, जल्दी आना, मैं और बेबी आपका वेट करेंगे।
यक्षित ने वन्या के गालों पर किस किया और फिर वे सभी सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गए। यक्षित तेजस के साथ एक रूम की तरफ जाने लगा जहाँ उन आदमियों को रखा गया था जिन्होंने वन्या को गंदी निगाहों से देखने की जरूरत की थी। यक्षित एक सोफे पर शांत से बैठ गया। उन चारों आदमियों को रस्सियों से बांधा गया था। उन्होंने देखकर ही लग रहा था कि उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया हो। यक्षित ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया तो उसने जख्मों पर नमक छिड़क दिए। बॉडीगार्ड्स ने वैसा ही किया। नमक छिड़कते उनकी दर्द भरी चीखें उस कमरे में गूंज गई। चारों गिड़गड़ाते हुए बोले, प्लीज हमें छोड़ दिए, आइंदा से ये गलती कभी नहीं होगी। यक्षित उनकी तरफ गुस्से से घूरते बोला, गलती तभी होगी ना जब तुम गलती करने के लिए तुम जिंदा रहोगे। अपनी वाइफ की तरफ आंखें उठाकर देखने वाली को मैं आंखें निकलवा देता हूँ। तुम सबने तो फिर भी उसे गंदी निगाहों से छूने की भी कोशिश की। इसका इनाम तो मिलता ही चाहिए ना। यक्षित ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया और उनकी आंखें निकलवाकर उनकी जबान काट कर जंगल में फिकवा दिया। उन्हें अपने पालतू जानवरों का आहार बना दे। बॉडीगार्ड ने वैसे ही किया। कमरे में एक दर्दनाक चीख फिर से गूंज उठी और थोड़ी देर में शांत हो गई। यक्षित उन बॉडीगार्ड्स को वहाँ का कचरा साफ करने का बोलकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। बाकी सब पहले ही सिंघानिया मेंशन पहुँच गए थे। यक्षित मेंशन पहुँचकर सबसे पहले शॉवर लेकर फ्रेश होता है, फिर कपड़े पहनकर बाहर आता है। तब तक वन्या ने वेद को भी बिल्कुल रेडी कर दिया था। वो बेडरूम के सोफे पर बैठ अपने आईपैड पर कार्टून देख रहा था। उसने आज वाइट कलर की क्यूट सी टी शर्ट पहनी और नीचे जीन्स की हाफ पैंट पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत प्यारा लग रहा था। लगे भी क्यों ना, आखिर उसकी मम्मा ने जो रेडी किया था। यक्षित की निगाहें जब अपने बेबी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वह वेद के पास पहुंचकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। वेद ने अपने डैडी की तरफ देखा, फिर अपने आईपैड को छोड़कर वह सोफे पर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। यक्षित स्माइल करते हुए अपने गोद में ले लेता है। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डैडी। यक्षित वेद के गालों को प्यार से चूमते बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल चैम्प। चलिए डैड को अपनी गुड मॉर्निंग किस दीजिए। वेद अपने डैड को एक तरफ से गाल को चूम लेता है, वहीं यक्षित दूसरे गाल की तरफ इशारा करता है तो वेद उसे भी चूम लेता है। यक्षित वेद को लेकर युविका के रूम में चला जाता है क्योंकि उसे पता था इस वक्त वन्या वहीं पर होगी। अंदर जाकर यक्षित ने देखा कि वन्या युविका को ब्रेकफास्ट कराने में लगी है और जीविका भी उसके बगल में बैठकर उससे बातें कर रही हैं। दिखने में तो एकदम बहने लग रही थी। यक्षित युविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके सिर को चूम लेता है। वेद युविका की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बुई। वेद की प्यारी सी मॉर्निंग विश सुनकर युविका के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वेद वहीं युविका के पास बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बुई आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है डैडी और तातू ने आपको बहुत मिस किया। वेद की क्यूटनेस और स्वीट स्वीट बातें सुनकर युविका यक्षित की तरफ देखकर स्माइल करती बोली, भाई वेद बहुत ही क्यूट और प्यारा बच्चा है। वन्या भी युविका की बातें सुनकर स्माइल कर देती है तो वेद के सवाल पर जवाब देते हुए बोली, बेबी बुई को गॉड ने हम सबसे बस कुछ टाइम के लिए दूर कर दिया था पर अब वो हमेशा हमारे साथ होंगी। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा की तरफ देखते बोला, चच्ची मम्मा। वन्या वेद के गालों को प्यार से चूमते बोली, मुच्ची मेरे बेबी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाई तुमने ब्रेकफास्ट किया? वन्या यक्षित की तरफ देखते बोली, मैं आप सबके साथ कर लूँगी यक्षित। यक्षित वन्या की तरफ देखते बोला, ये क्या वाइफी, डॉक्टर ने तुमसे कहा था ना प्रॉपर डाइट मेंटेन करने के लिए। युविका यक्षित और वन्या की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी तो वेद अपना छोटा सा दिमाग लगाते हुए बोला, वही मम्मा की टमी में ना छोटा सा बेबी है। युविका अपनी चमकती आंखों से यक्षित और वन्या की तरफ देखने लगी तो यक्षित युविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोला, प्रिंसेस तुम फिर से प्यारे से बेबी की बुआ बनने वाली हो। सो टू बी कंटिन्यूड। आपको क्या लगता है कौन होगा वो इंसान जो त्रिशा के साथ मिलकर ये सब कर रहा होगा, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। सो कैसा लगा एपिसोड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।